फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां हंटर और बेकी एक विशाल 2000 मीटर ऊंचे टॉवर में फंसी हैं। वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उच्च ऊंचाई के कारण उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। सबसे बुरी बात यह है कि टॉवर एक रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए किसी के द्वारा पहचाना जाना असंभव है। और भी बुरी बातें होती हैं। कुछ गिद्ध उन पर हमला कर रहे हैं। अगर वे सोती हैं तो वे सीधे अपनी मौत की ओर गिर जाएंगी। कहानी फिर एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां बेकी, उसका संगी डैन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तीनों का दिखाई देता है कि वे अच्छा समय बिता रहे हैं। जब डैन एक छोटे से छिद्र में पहुंचता है, उसने अपना हाथ छिद्र में डालने के लिए किया, लेकिन अचानक एक पक्षी उभरता है, जिसके कारण वह गिर जाता है और रस्सी में फंस जाता है। डैन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह चट्टान की ओर हिला सके, लेकिन कोई परिणाम नहीं होता है। बेकी और हंटर भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और डैन की मौत हो जाती है। सीन फिर 51 हफ्ते बाद की ओर बढ़ता है और बेकी अब भी उस घटना से परेशान है। वह उदास दिखाई देती है और बहुत अधिक पीने का आदान प्रदान कर रही है। बेकी के पिताजी जेम्स उसकी चिंता कर रहे हैं और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसकी बातों को नहीं सुन रही है। एक रात जब वह अपने आत्महत्या का प्लान बना रही है, उसे हंटर का फोन कॉल मिलता है बहुत समय बाद। अगले दिन हंटर बेकी को मिलती है और उसकी योजना की चर्चा करती है कि वह B67 टीवी टॉवर को चढ़ने का विचार कर रही है। उसे यह कहकर बुलाती है कि वह उसके साथ जुड़े, जिसमें वह लंबे समय से अपनी गुमशुदगी को पुनः जीत सकती है। बेकी इसे करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। हालांकि अगले सुबह जब वह डैन के साथ बिताए गए समय की याद करती है, तो वह अपनी राय बदल लेती है और उसे उसके लिए चढ़ने का निर्णय करती है। दोनों तब टावर की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में बेकी को हंटर के फोन पर कुछ पुरानी फोटोज दिखाई देती हैं। जब वह फोटोज में खोजती है तो उसे हंटर के एक पुरुष के हाथ की एक तस्वीर दिखाई देती है। बेकी पुरुष के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर कोई जानकारी नहीं देती है। इसके बाद बेकी को उसके पिताजी से एक फोन कॉल आता है, लेकिन वह इसे जवाब नहीं देती है। एक लंबी चलने के बाद वे रात बिताने के लिए एक मोटेल पर रुकती हैं। जब उनका भोजन चल रहा है, तब बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक व्लॉगर है और कि उसे नए स्थानों की यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन कमाई हो रही है। इसके बीच ही वे टीवी टॉवर को देखती हैं, जो संयुक्त राज्यों में चौथा सबसे ऊंचा संरचना होने का पता चलता है। अगले सुबह बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर यात्रा जारी रखती हैं। हंटर अपने व्लॉग बना रही है और दर्शकों को 2000 फीट ऊंचे टॉवर के बारे में बता रही है। वह व्लॉग पर केंद्रित है। वे एक ट्रक से टकरा जाती हैं। फिर वे टॉवर क्षेत्र पर पहुंचती हैं, लेकिन दरवाजा बंद है, जिस पर खतरे का संकेत है। फिर भी वे अपनी कार को छोड़ देती हैं और वीरान भूमि में चलना शुरू करती हैं। रास्ते में वे गिद्धों को मांस खाते हुए देखती हैं, जिसे हंटर अपने व्लॉग में डॉक्यूमेंट करती है। उस जानवर की फोटो को वह सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जहां इसे तेजी से कई लाइक मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वे टॉवर पर पहुंचते हैं और हंटर अपने व्लॉगिंग को फिर से शुरू करती हैं। वहीं बीच में बेकी पहले की तरह चढ़ाई से घबराई हुई है, क्योंकि उसे अपने बीते कारण याद आता है। उसे हार मानने का ख्याल आता है, लेकिन हंटर उसे उसके भयों का सामना करने के लिए समझाती है। हंटर फिर अपनी रस्सी को बेकी की रस्सी से जोड़ती है और टॉवर के अंदर की सीढ़ी के माध्यम से चढ़ाई करना शुरू करती है। पूरा टॉवर जहरीला और चढ़ाई की लड़ी खतरनाक और बोल्ट धीरे धीरे ढीले होते हैं। जब बेकी एक धातु छड़ी की सीढ़ी में चढ़ रही है, तो एक मेटल रॉड का टूटना होता है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। फिर भी उसने अपनी साहस जुटाई और अपनी चढ़ाई जारी रखी। अंत में वे आधे रास्ते पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शहर खिलौना नगर की तरह दिखता है। वे एक छोटी सी रुकावट लेते हैं, फिर बाहरी सीढ़ी से बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई शुरू करती है। बेकी हवा, ऊंचाई और टावर की जंग लगी स्थिति से डरती है। वह हंटर से वापस जाने का अनुरोध करती है, लेकिन हंटर उसे बस आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद वे बाहरी सीढ़ी चढ़ना शुरू करती हैं, जो पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। कुछ ही समय बाद वे रास्ते में डिस्क देखती हैं और उन्हें सीढ़ी के किनारे से रास्ता बनाना पड़ता है।
हंटर आसानी से बाधा को पार कर लेती है और बेकी को भी पार करने में उसकी मदद करती है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, हवा और तेज हो जाती है, जिससे बेकी और भी डर जाती है। हंटर ने यह देखकर उसे सीढ़ी हिलाकर और भी डरा दिया, जिससे एक बोल्ट ढीला हो गया और गिर गया। हालांकि इसका सीढ़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। हवा के तेज झोंकों के बीच बेकी और हंटर आखिरकार टावर के शीर्ष पर पहुंच जाती है। हालांकि हंटर सिर्फ तस्वीरें लेने से संतुष्ट नहीं है। वह अपने ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए बेकी को सौंपती है और किनारे से लटक कर बेहतर शॉट्स लेने की कोशिश करती है। बेकी अनिच्छुक है, लेकिन अंततः हंटर अपनी इच्छा पूरी करवा लेती है और फिर उसे भी ऐसा करने के लिए कहती है। डर के बावजूद बेकी हवा में लटकती है और हंटर उसकी तस्वीर लेती है। कुछ भावुक पलों में वे डैन की राख को हवा में बिखेरते हैं और उसे विदाई देते हैं। अब वापस जाने का समय है। बेकी पहले नीचे उतरती है, लेकिन जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है, जिससे वह लटक जाती है। सौभाग्य से हंटर उसे रस्सी से ऊपर खींच लेती है। वे दोनों हंसते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि न तो सीढ़ी और न ही बचा हुआ है। उनका बैग डिस्क पर गिर गया है, जहां सिग्नल नहीं है। उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में भी सिग्नल नहीं है। वे बिनोकुलर और एक फ्लेयर गन पाते हैं, लेकिन वे बेकार हैं। हंटर बेकी को शांत करती है और कहती है कि गिरती सीढ़ी की आवाज किसी ने सुनी होगी। वे तब तक इंतजार करने का फैसला करती हैं जब तक कोई उनकी मदद नहीं करता। इस दौरान हंटर बेकी के पैर पर बड़े कट का इलाज करती है। बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। हंटर बताती है कि यह डैन की वजह से था। यह बेकी को संदेह दिलाता है। बाद में हंटर अपने फोन की जांच करती है और याद करती है कि उसने पहले जानवर की तस्वीर पोस्ट की थी। उसे लगता है कि एक निश्चित ऊंचाई पर सिग्नल होगा। वह एक मदद पोस्ट तैयार करती है, उसे अपने फोन से बांधती है और उसे नीचे फेंक देती है। उम्मीद है कि यह संकेत प्राप्त होगा और उसका पोस्ट अपलोड हो जाएगा। हालांकि उनका प्रयास विफल हो जाता है। फिर वे फोन को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं। हंटर अपने फोन को अपने जूते में डालकर मोजे और पुशअप ब्रा से भर देती है, फिर उसे फेंक देती है। बेकी हंटर के पैरों पर 143 का टैटू देखती है, जो डैन द्वारा प्यार का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया गया कोड था। कुछ समय बाद वे टावर के आधार पर एक आदमी और एक कुत्ते को देखते हैं। वे मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। हंटर का फोन नष्ट हो गया है। यह दर्शाता है कि उनकी योजना विफल हो गई है। आदमी जाने की तैयारी करता है, लेकिन बेकी जूते फेंककर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। असफल होने पर वह फ्लेयर गन का उपयोग करने का फैसला करती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है, क्योंकि दिन के दौरान आदमी फ्लेयर को नोटिस नहीं करेगा। रात होने का इंतजार करने का फैसला किया जाता है। शाम ढलने के बाद बेकी फ्लेयर गन का उपयोग करती है। नारंगी रोशनी रात के आकाश को चीरती है, आखिरकार किसी का ध्यान आकर्षित करती है। वे दोनों राहत की सांस लेती हैं, यह सोचकर कि उनका बचाव हो गया है। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही टूट जाती है जब वे देखती हैं कि आदमी और कुत्ता नहीं, बल्कि कार चोर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगली सुबह बेकी का फोन अलार्म बजता है। यह दर्शाता है कि उन्हें हंटर का फोन फेंके 24 घंटे हो चुके हैं। वे बहुत प्यासी होने के कारण हंटर डिस्क पर अपना बैग लेने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है। वह रस्सी के एक सिरे को टावर से और दूसरे सिरे को अपने शरीर से जोड़ती है। वह फिर नीचे उतरती है, लेकिन फिर भी डिस्क तक नहीं पहुंच पाती है। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हंटर अपना हार्नेस खोलती है, एक हाथ से रस्सी पर लटकी रहती है और डिस्क की ओर झूलती है। वह बैग निकालती है और उसमें से थोड़ा पानी पीती है। फिर वह अपने सेल्फी स्टिक का उपयोग करती है, बैग को रस्सी पर टांगती है और उससे चिपक जाती है। इसके बाद बेकी रस्सी खींचती है, जबकि हंटर ऊपर चढ़ती है। वह लगभग शीर्ष पर पहुंचने वाली होती है, लेकिन उसके हाथ फिसल जाते हैं और वह गिर जाती है। बेकी की दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन जब वह नीचे देखती है तो उसे राहत मिलती है कि हंटर अभी भी बैग को पकड़े हुए है। हालांकि हंटर का हाथ घायल हो गया है, इसलिए बेकी उसे ऊपर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है।
कुछ देर बाद बेकी एक मदद नोट लिखती है, उसे अपने ड्रोन से जोड़ती है और उसे मोटल भेजने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से ड्रोन की बैटरी कम होने के कारण वह दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए उन्हें उसे वापस लाना पड़ता है। एक और बार असफल होने के बाद वे फिर से असहाय हैं। उस रात बेकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। वह तुरंत जागती है और महसूस करती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह बेकी को एक विचार आता है कि वह टावर की रोशनी का उपयोग करके ड्रोन को चार्ज कर सकती है। वह फिर खंभे पर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर को प्लग करती है, लेकिन यह बहुत ढीला होता है। नतीजतन उसे चार्जर को तब तक पकड़ना पड़ता है जब तक वह पूरी तरह से चार्ज न हो जाए। भीषण गर्मी और आसपास के गिद्धों के लगातार हमलों के बीच वह दृढ़ रहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बैग को टावर से नीचे गिरा देती है। कुछ समय बाद ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और बेकी नीचे उतरती है। जल्द ही बेकी ड्रोन को मोटल की ओर लॉन्च करती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचने वाला होता है, एक ट्रक उससे टकरा जाता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसे देखकर लड़कियां तबाह हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। बाद में एक तूफान उनकी जीवित रहने की संभावना को और कम कर देता है। बेकी थक चुकी है और सो जाना चाहती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है क्योंकि गिद्ध उस पर हमला कर सकते हैं। बेकी फिर हंटर के जूते के लिए कहती है ताकि वह अपना फोन एक बार फिर से नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर कहती है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका जूता डिस्क पर नीचे उसके पैरों में है। यहाँ यह पता चलता है कि हंटर पिछले गिरने के दौरान बैग को पकड़ नहीं सकी थी और वह डिस्क पर गिर गई थी और मर गई थी। बेकी ने बस बैग को खींच लिया था और तब से अकेले ही जीवित रह रही थी। दुर्भाग्य से वह हर समय हंटर की उपस्थिति का भ्रम देख रही थी। वह अपने पिता के लिए एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करती है जिसमें वह घर लौटने की इच्छा व्यक्त करती है। जेम्स भी उसके लिए चिंतित दिखाई देता है। अगले दिन एक गिद्ध बेकी की रक्षाहीनता को देखता है और उसके घावों को खाना शुरू कर देता है। उसी समय बेकी गिद्ध को पकड़ लेती है और उसके सिर को धातु की सतह पर मार देती है, उसे मार देती है। फिर वह जीवित रहने के लिए गिद्ध के मांस को खाती है और अपने शरीर में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करती है। वह खुद को रस्सी से बांधती है और डिस्क पर नीचे कूदती है जहां हंटर का शरीर पड़ा है। इसके बाद वह जेम्स को एक संदेश भेजती है और उसका फोन हंटर के जूते में रखती है। इस बार वह जूते को हंटर के शरीर के अंदर डालती है और नीचे फेंक देती है। बाद में रात में जेम्स को संदेश मिलता है और वह तुरंत 911 डायल करता है। वह घटना स्थल पर पहुंचता है और पुलिस को शव को स्थानांतरित करते हुए देखता है। यह देखकर वह रो पड़ता है, यह सोचते हुए कि शव बेकी का है, लेकिन जल्द ही वह अपनी बेटी को जीवित देखकर राहत महसूस करता है। अंत में पिता और बेटी का पुनर्मिलन होता है।